6% सांगितलं आहे. बरोबर आहे? समजलं का तुम्हाला सायबर क्राईम म्हणजे काय दिसेल? आणि तुम्ही या ठिकाणी आलात, तुमचे जे इन्स्टिट्यूटचे सगळे जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी तुमच्यासाठी कार्यक्रम ठेवला. माझी अशी इच्छा आहे की त्यांच्यासाठी तुम्ही एक जोरदार गाडी वाजवा. वाचत होतो, वारंवार वाचत होतो. कारण संतोष सर जे बोलत होते ते काम मी करत असतो नेहमी. तर संतोष सरांच्या बोलण्यावर माझं काही लक्ष नव्हता. इथे वाचत होतो ते तुमच्यासाठी काही लिहिलेलं आहे. ते तुम्हाला तुमचा फ्युचर नाही घडत आहे, तुम्हाला ते घडवणार आहे. बरोबर आहे की नाही? तर हे तुमचे शुभचिंतक आहे. म्हणजे तुम्ही या इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षणासाठी आलात तर तुमचा जो जीवन आहे तो पुढे जाऊन मग चांगला व्हावा. तुमचा तुमच्या आई वडिलांचा समाजाचा एक नाव व्हावं, नाव हा हेतू त्याचा मागे दिसून येतो मला. आणि आम्हाला इथे बोलवलं. खरं तर मला तर आम्ही चंद्रपूर सायबर मिशनला फक्त 8 लोक काम करतोय. त्यामुळे आम्हाला वेळ बिलकुल नसतो. 1994 साली पोलीस दलात भरती होऊन कम्प्युटरचं म्हणजे मला त्यावेळेस कम्प्युटर भेटला होता, टायपिंग करायची. तर सुरुवातीला आम्ही पोलीसची ट्रेनिंग घेतली, नंतर मी कमांडो ट्रेनिंग घेतली, त्यानंतर मनेसरला घेतला, हैदराबाद आयएनसी घेतली, आम्ही C60 कमांडो नक्सल सेल एटीएस क्राईम ब्रांचचं विविध ठिकाणी नोकरी केली. 2009 साली मी कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्डिंगचा विद्या दिली, म्हणजे सर्टिफिकेट ट्रेनिंगला गेलो. तेव्हा मला कळलं की भारतातला एक सायबर सेल सारखा संस्था असते आणि देशाच्या इलेक्ट्रॉनिकच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीवर त्या संस्थेची नजर असते. म्हणजे तुम्ही कुठली वेबसाईट पाहता, कुठला इंटरनेट म्हणजे इंटरनेट ट्रॅफिक जसं एखादा रत्नमाला चौकावर ट्रॅफिक पोलीस असतो, त्या ट्रॅफिक पोलिसांचं जसं नजर असते तर देशाच्या इंटरनेट चंद्रपूरच्या रहिवासी आहे. म्हणजे ते आपल्या चंद्रपुराच्या छोट्या शहरातून ते सर्टिन डायरेक्टर झाले. म्हणजे तुम्ही सगळं आता इन्स्टिट्यूटला आहात, कम्प्युटर फील्ड आहे, कोणाचा आर्ट फील्ड आहे, तर तुम्ही पण पुढे जाऊन तुमच्या भविष्यात सर्टिन सारखं एका जी देशाची मोठी संस्था आहे त्या ठिकाणी ज्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत चालते तिथे तुम्ही जॉब करू शकता. म्हणजे तुम्हाला तिथे जॉबची पण संधी आहे. आता मला एक सांगा की तुम्ही सगळ्या लोकांनी जे सगळे स्टुडंट्स आहेत त्याबरोबर आहे 18 वर्ष आधी किती आहे? 18 वर्ष बरेच आहे. आणि जस्ट 18 आणि 19 वर्ष पण बाकीच असतं. बरोबर आहे? 20-21 वर्ष जास्तीत जास्त 20 वर्षाचे लोक आहेत पाहिजे आहे. बरोबर आहे? कुणाला क्रिमिनल पाहिजे आहे का? म्हणजे असं कोणी ठरवून ठेवलं की आता क्रिमिनल होणार म्हणून व्हायचं काही नाही क्रिमिनल. मी सायबर मिशनमध्ये कार्यरत केलं. म्हणजे माझी ट्रेनिंग झाली 9ला. मी सिडॅक पुण्याला ट्रेनिंग झाली, सिडॅक हैदराबादला पण झाली. आपल्या देशात बरेच ठिकाणी कम्प्युटर रिलेटेड ट्रेनिंगचे सेंटर असतात. त्या ठिकाणी आम्ही जेव्हा प्रशिक्षणाला जातो तेव्हा आम्हाला असं कळतं की सायबर क्रिमिनल आम्ही पकडणार तो असं भूटाचा सारखा. म्हणजे सुरुवातीला मी क्राईम ब्रांचमध्ये असायचं, मी मोटरसायकलवर आम्ही पकडला तो अशिक्षित व्यक्ती असायचा. म्हणजे एक 7वी-8वीला मुलीला मोटरसायकल घेऊन गेला, 3 टक्कर चोरून गेला. परंतु सायबर क्रिमिनल हे सगळं तुमच्यासारखेच विद्यार्थी स्टुडंटने शिकलेले लोक असतात. तुम्हाला माहिती आहे का 2 वर्ष आपण लॉकडाऊनमध्ये ऑफलाईन अभ्यास केला आहे तुम्ही सगळ्यांनी. आता या ऑफलाईन मध्ये आपल्याकडे काय केलं होतं? घरच्यांनी मोबाईल दिला होता, कोणाला टॅब दिला होता, कोणाला मोबाईल दिला होता. तर 2 वर्ष जेव्हा ऑफलाईन आपली शिक्षा चालू होती, NCRB असतो नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो ऑफ दिल्लीला, त्यांनी बघितलं की 2 वर्षात कुठल्या क्राईममध्ये वाढ झाली. तर त्यांना असं सर्वेक्षणमध्ये दिसून आलं की भारत देशामध्ये 2 वर्षामध्ये लॉकडाऊन काळामध्ये सायबर क्राईममध्ये वाढ झालेली दिसून आली. ती किती? 400% वाढ. म्हणजे पहिले 100 गुन्हे घडायचे तर 400 गुन्हे व्हायला लागले आणि 400% वाढ झाली. महाराष्ट्र हा 3ऱ्या क्रमांकावर. आता तुम्ही सगळं महाराष्ट्राने आहे, बरोबर? महाराष्ट्र 3ऱ्या क्रमांकावर असेल तर आपला पण सहभाग आहे याचा. आपण पण सायबर क्राईम केलं असेल. आमच्याकडे जेव्हा सायबर क्राईम गुन्हे घडतात, सायबरसाठी जसं त्या मुलांनी सांगितलं की कम्प्युटर, इंटरनेटचा, मोबाईलचा वापर करून जे गुन्हे घडले त्याला आपण सायबर क्राईम म्हणतो. बरोबर? सिंपल व्याख्या आहे सायबर क्राईमची. म्हणजे ज्या गुन्ह्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर झाला तो सायबर क्राईम. आणि सायबर क्राईमसाठी आपल्या देशामध्ये स्वतंत्र कायदा आहे. कोणता कायदा आहे? माहिती व तंत्रज्ञान कायदा सन 2000. म्हणजे 2000 साली हा कायदा झाला. 2008 मध्ये यात अमेंडमेंट झाला.
कलमांची तरतूद आहे. या सगळ्या कलममध्ये मी पाहू शकतो की चंद्रपूरमध्ये किती लोक सध्या इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुकवर ॲक्टिव्ह आहेत आणि कुठली पोस्ट ते टाकतात, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि न्यूट्रल पोस्ट. जर तुम्ही तुमचं वय 18 नाही आहे आणि तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन केला आहे, फेसबुक ओपन केलं आहे, तर तुमच्या विरुद्ध 66D हा कलमांमध्ये गुन्हा दाखल होतो. तर तुम्ही क्रिमिनल झाले की नाही? तुम्ही काय बोलले मला की आम्हाला क्रिमिनल व्हायचा नाही, परंतु तुम्ही 18 वर्ष नसताना सुद्धा इंस्टाग्राम आणि फेसबुक ओपन केलेला आहे मुलांनी पण. तर सरांनी सांगितलं की तुम्ही इंस्टाग्राम, फेसबुक कमी वापरा. माझं म्हणणं आहे की तुम्ही इंस्टाग्राम, फेसबुक वापरू नका. कारण काय आहे की आपल्या देशात 55% मल्टीनॅशनल कंपनीनी डिसाईड केलेलं आहे ज्या एम्प्लॉईचं इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट असेल त्याला ते जॉब देणार नाही. मग तुम्हाला जॉब करायचा नाही तर तुम्ही शिक्षण का करा? कशाला तुम्ही शिक्षण घेताय? आता तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला जॉब मिळणार नाही आहे फ्युचरमध्ये. आणि त्याचा लॉस, फायदे काय? फायदे आहे लाईक, कमेंट्स आणि रील पाहणे. त्याच्याशिवाय काही फायदा आहे का तुम्हाला? पैसे मिळतो ना तुम्हाला इंस्टाग्राम डाउनलोड केल्यावर. हां, रील तयार केलं तेव्हा भेटतो. जर तुम्ही चांगले रील तयार केले, टिकटॉकवर टाकले, तर परवा चंद्रपूरला एक आला होता समीर स्टाईलो नावाचा. त्याला मी विचारलं की भाई तुम्ही समीर स्टाइलो नाम क्यों रखा? तो सर बोले मैं समीर स्टाइल लिखने गया था, मैं अनपढ़ को स्टाइल की स्पेलिंग मालूम नहीं थी, स्टाइलो हो गया. त्याचे पण काय आहे, वो बोलते की कुठलाही एक जे आपले महापुरुषांचे जे वचन आहे तो वचन तो आपल्याला त्या टपोरी भाषेत सांगतो, हा मेरी जान म्हणतो, लोक खुश होतात त्याला. काय काय तुम्ही पाहतो ना वेगवेगळे काय टॉपिक करते ना, सच्चा दोस्त कोई नहीं है जो साथ में रहता है, हा मेरी जान. तर आपल्याला वाटतं रे वा खूप त्याला कमवलं आहे, अपघात झाला त्या थोडासा. तर हे एक म्हणजे तुम्ही जर याला तुमचा जरिया कमवला म्हणजे तुम्हाला त्याचा त्याने काय केलेलं आहे, त्या टेक्नॉलॉजीचा यूज केलेला आहे, म्हणजे त्याने आपला उपजीविकेचं साधन केलेलं आहे म्हणून तो कमवत आहे आणि तुम्ही फॉलोअर्स आहे, तुम्ही फॉलो करताय. तुम्हाला फायदा काय याचा? फायदा नाही, लॉसच होणार आहे. म्हणजे तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन केलं, तुमचं इंस्टाग्राम हॅक झाला, तुमचे फोटो व्हायरल झाले, तुमच्यासोबत कुठलाही हे झाला तर तुमचं मनोबल कमी होणार, आई वडील तुम्हाला रागवणार, तुमचं एज्युकेशनचा लॉस होऊ शकते आणि पोरांना जेलमध्ये जाणार. आता मला सांगा की रील तयार करतो आपण, बरेच मुली आणि मुलं रील तयार करतात. तर मला हे सांगा की आपण मुलींना प्रश्न आहे की आंघोळ करताना रील तयार करतो का? करायला पाहिजे का? किंवा आपण कोणा एका मुलासोबत व्हिडिओ कॉल करत असतो इंस्टाग्राम किंवा व्हॉट्सअपवर, तर कपडे काढून व्हिडिओ कॉल करायचा असतो का? हे कुठल्या म्हणजे धर्मात लिहिलेलं आहे का मुलींना असं कॉल करायचं म्हणून? नाही ना. परंतु चंद्रपूरला 2022ला ऑगस्ट 31 ऑगस्टपर्यंत 38 मुलींनी हे केलेलं आहे. म्हणजे रिपोर्ट आली माझ्याकडे की सर एक BSc स्टुडंट्स आहे, ती बोलली की सर माझा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. म्हणजे ठीक आहे, ते मला व्हिडिओ दाखव. सर दाखवू शकत नाही. काय झालं? सर ती त्यामध्ये मी नेकेड आहे. तर म्हटलं नेकेड व्हिडिओ तू कशाला केला? तो म्हणजे माझा जो इंस्टाग्राम मित्र होता त्याने मला रिक्वेस्ट केली की मला तुला असं पाहायचं आहे, तर मी हे असं केलं. तर हे कुठपर्यंत योग्य आहे का असं? आणि त्याने ते व्हिडिओ व्हायरल केलं आणि लगेच डिलीट केलं. मला FIR करण्यासाठी काय? जर अशा तुम्ही व्हिडिओ करत असाल, हे तुमचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणजे आपल्या देशामध्ये संविधानामध्ये कलम 19 मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. परंतु अशी अभिव्यक्ती काय फायद्याची की तुम्ही आझाद आहे असं तुम्हाला वाटतं. आपण 15 ऑगस्ट 2022ला आझादी का अमृत महोत्सव साजरा केला, बरोबर आहे? आणि काल आपण गांधी जयंती साजरी केली, बरोबर आहे? 15 ऑगस्ट 1947 जेव्हा आपला देश आझाद झाला तेव्हा जो व्हायसरॉय होता, लॉर्ड माउंट काहीतरी नाव होतं, त्याने विचारलं गांधीजीला की आपको अभी कैसा लग रहा है की आपका देश आझाद हो गया? एका पुस्तकात मी वाचतो तर गांधीजीने रिप्लाय केला होता. त्या आपण महात्मा गांधी काय बोलले की जिस दिन मेरे देश की बेटी, म्हणजे ज्या दिवशी माझ्या देशातील मुली आणि महिला रात्री अपरात्री निर्भयपणे रोडवर एकटी चालू शकेल तेव्हा खऱ्या अर्थाने माझा देश आझाद होईल.
तर आता असं आहे का? अजूनही आपण पाहतो की निर्भया प्रकरण माहिती आहे तुम्हाला, फार आपण कॅन्डल मार्च म्हणून गेलेला. तुम्हाला माहिती आहे का चंद्रपूर अमेरिका सारखा आहे की चंद्रपूर, गोव्यासारखा आहे की चंद्रपूर? चंद्रपूरला 2021ला 108 रेपचे केस दाखल झाले. चंद्रपूरला 2022ला 31 तारखेपर्यंत 73 रेपचे केस दाखल झाले. रेपमधील विक्टिमची महिला मुली आहे. वय सांगतो तुम्हाला, आश्चर्य होईल तुम्हाला, 3 वर्षाची मुली, 4 वर्षाची मुली, 8 वर्षाची मुली, 6 वर्षाच्या मुलीसोबत पण आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात लैंगिक अत्याचार झालेले आहेत. मागचा महिना खूपच वाईट होता. म्हणजे कसं की आम्हाला असं वाटत नाही की आम्ही कुठल्या समाजात वास्तव करतो. का अशी स्थिती झालेली आहे? एका 3 वर्षीय जर बालिकेचा जर रेप होत असेल आपल्या जिल्ह्यात, तर आपली मानसिकता काय झाली, कशामुळे झाली आहे? मी सायबर मिशनमध्ये कार्य करतो, तर माझ्याकडे रेप, मर्डर, गँगरेप, डकेती, चोरी जे प्रकारचे गुन्हे घडतात, 25 प्रकारचे गुन्हे आहेत. त्या 25 प्रकारच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या मोबाईल ॲनालिसिससाठी येतात. माझ्याकडे टूल आहे, सोलो कोड, इमेज मास्टर, यूफेड, तुम्हाला हे नाव कळणार. ह्या सगळ्या टूल्स तुमच्या मोबाईलमधनं, म्हणजे मी काय तो की मला आता सध्या 2 प्रकारचे लोक दिसतात. एक मी तुमच्या समोर जसा आहे तसा आहे, मी काय बोलतोय तुम्हाला वाटते की हा साहेब असं दिसते, चांगला बोलतो नाही, चांगला असं नाही आहे. तुम्ही जर माझी मोबाईलची हिस्ट्री चेक केली तर माझ्या मोबाईलमध्ये मी काय सर्च करतो, काय पाहतो, मला काय आवडते, मी तसा आहे. तर मी माझ्याकडे आलेल्या क्रिमिनलचा ते मोबाईल सर्च करतो, त्याच्या हिस्ट्री पाहतो, त्याच्या सर्चिंग हिस्ट्री पाहतो, त्याला काय आवडते, तो किती वाजता झोपतो, किती वाजता उठतो, उठल्याबरोबर तो काय करतो, हे सगळं मी त्या यूफेड पाहतो. यूफेड नावाचा जो टूल आहे, तुम्ही मोबाईल घेतला आणि आज याचा जे व्हिडिओ, फोटो, कॉन्टेंट जे काही असेल ते सगळं डेटा रिकवर होतो मिरर इमेजिंगमध्ये. तुम्हाला वाटतं की मी डिलीट केला, म्हणजे कसं आहे की एखादी वस्तू ही कागद मी इकडून काढलं, कचरा तुम्ही टाकलं, ती गेली बाहेर. पण मोबाईलमध्ये मी फोटो डिलीट केला तर डिलीट तो बाहेर जाणार आहे का? तो क्लस्टरमध्ये कॉम्प्रोमाइज होईल, म्हणजे ते इथे कुठेतरी तो सेव्ह असतो. त्याला आम्ही डिस्क्रिप्ट करतो, म्हणजे इन्क्रिप्टेड असतो ना, तो इन्क्रिप्ट करतो आणि त्याला बाहेर काढतो. आम्हाला माहीत होतं की काय पाहतो काय. तर तुम्हाला सांगायचं तात्पर्य असं आहे की मोबाईल टेक्नॉलॉजी ही माणसाच्या विकासासाठी आलेली आहे. इंटरनेट त्यामुळे तुम्ही ज्ञान घ्या, परंतु माझ्याकडे जे केसेस येतात ज्या मुलींचे, म्हणजे 38 मुली म्हणजे त्यामध्ये वयी आहेत मुलींचे 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष. त्याला त्याचा बॉयफ्रेंड असतो. एक कल्चर तयार झालेला आहे आपल्याकडे की एका मुलीचा बॉयफ्रेंड दुसऱ्या मुलीला की मला पण बॉयफ्रेंड पाहिजे. हे चुकीचा कल्चर आहे. तुम्हाला एक सांगतो की तुमचं जो वय आहे 18 वर्ष किंवा 21 वर्ष, जे शासनाने ठराविक केलं आहे, तुम्ही शिक्षणावर लक्ष द्या. म्हणजे ते शिक्षणासाठी आहे. तुमचं एकदा एज्युकेशन कंप्लीट झालं तर तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या मुलासोबत लग्न करता येते ना. असं आहे का तुमच्या आई वडील आता करू देत नाही? तुम्ही जातो, आपण पाहिले, मुलं पाहायला जातो, मुलगा येतो, मुली पाहिले, वेबसाईटवर टाकतो आपण, म्हणजे ते पाहूनच करतो ना आपण लग्न. जुन्या काळात असं होतं का की लहानपणी लग्न व्हायचं, तर असे का करता तुम्ही? माझ्याकडे ते मुली आहे की मी बाथरूममध्ये आंघोळ करताना व्हिडिओ केला आणि ते व्हायरल झालं. तुम्हाला काय वाटतं की जो मुलगा तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तू आंघोळ करताना व्हिडिओ काढ, मला तुला पाहायचं आहे, तू एकटा पाहत असतो का? तो स्क्रीन रेकॉर्डिंग करतो. स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून 10 वेळा स्वतः पाहतो, मग त्याला राहावं असं वाटत नाही, मग त्याच्या मित्राला सांगतो हे व्हिडिओ बनवा. मग 1-2 असं तो समाजात व्हायरल होतो आणि व्हायरल झाल्यानंतर काय होईल, ती मुलगी कंप्लेंट करते. आता मी मुलावर येतो. तुम्ही जर अशी रिक्वेस्ट केली एखाद्या मुलीवर, आंघोळ करताना फोटो काढ किंवा तुमच्या टी शर्टला फोटो काढ, तुम्ही पाहिला आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये ठेवला, तुम्ही कोणालाही नाही दाखवलं, तुमचा मोबाईल खराब झाला, तुम्ही मोबाईल रिपेअरिंगसाठी दिला, त्या दुकानदाराला माहीत झालं, त्याने ते कॉपी केली, व्हायरल केली, तुम्ही जेलमध्ये जाल. तुम्हाला जर तुम्ही NS स्कॅनमध्ये मुलं असेल, कारागृहाला व्हिजिट करा. जेलमध्ये 38 पोरं, त्यांचे वय 18 वर्ष ते 19 वर्ष आहे. फक्त 18 ते 19, 18 वर्ष 19, 18 वर्ष 2 महिने आणि 19 वर्ष असे 38 पोरांना मी अरेस्ट केलेले आहे, जे जेलमध्ये आहे. त्यांना 3 महिने शिक्षा म्हणजे बेल होणार नाही. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की त्यांना कमीत कमी 10 वर्ष
आणि जास्तीत जास्त 20 वर्ष शिक्षा होणार. कारण माझ्याकडे त्याचे डिजिटल एव्हिडन्स आहे. मी जे एव्हिडन्स कलेक्ट करतो कोर्टात ती मी सादरीकरण पण करतो. कोर्टात मी कन्व्हिन्स करून देतो कोर्टाला की याने हा क्राईम केलेला आहे. एखादा व्यक्ती साक्ष देण्यास मुकू शकतो, पण डिजिटल पुरावा कधीही मिटत नाही. तुम्ही आज जो मेसेज केला आहे 10 वर्षानंतर तो मेसेज कसा दिसणार आहे की नाही, दिसतोय की नाही. तर ते मुलांनी काळजी घ्यावी की कधीही मुलीसोबत अशा छेडखानी असे व्हिडिओ करणे हे टाळावे. आता कसं तुम्हाला म्हणजे केसेस हँडल करतो म्हणून तुम्हाला सांगतोय. तुम्हाला माहिती असेल भद्रावतीला सरांनी सांगितलं की मर्डर केस झाला, माहिती आहे तुम्हाला. मर्डर केस झाला, कुणाचा झाला माहिती आहे तुम्हाला. एक 22 वर्षाची युवती होती ती, म्हणजे 22 वर्षाची तरुण होती. 4 एप्रिल 10 वाजता मला कॉल आला की सर भद्रावती पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक बॉडी भेटलेली आहे. जवळपास ती 20-22 वर्षाची युवती आहे. त्याचा डोका नाही आहे, म्हणजे मारणाऱ्यांनी त्याचं मुंडकं कापून नेलं आणि अंगावर एकही कपडे नाही आहे. एकही कपडे नाही, काहीच नाही, फक्त एक पायाचा शूज पडलेला होता. आणि त्या शूजमध्ये मी ओळखू शकणार का की कोणाची बॉडी आहे. आम्ही गेलो त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी मी माझा लॅपटॉप ओपन केला. ही कटलेली बॉडी होती. सर्वप्रथम त्यावर मी एक हे टाकलं, म्हणजे कापड टाकलं, झाकली त्याची बॉडी. आणि त्या रक्ताचा साठा होता, म्हणजे कापलेल्या मुंड्याजवळ त्या पोरीचे मी हात साबणाने धुतले. आणि 1 तारखे ते 4 तारखेपर्यंत चंद्रपूर, वणी, वरोरा, वर्धा, नागपूर, तेलंगणा, गडचिरोली या जिल्ह्यातून शहरातून जे मुली ज्यांचे वय 30 वर्ष आतील आहे, जे घरून पळून गेले, यांचे आधार कार्डचा फिंगर मी टेस्ट करतो. तुम्हाला माहिती आहे की 4 दिवसात किती लोक घरून पळून गेले होते त्या दिवशी, अंदाज काढू शकता का. 158. म्हणजे मला पण कल्पना होती, मला एवढं माहिती होतं की मुली घरून पळून जातात, लेडीज घरून पळून जातात. 158 फक्त 4 दिवसात चंद्रपूरला. तर त्या 158 मुलींचे फिंगर मी त्या मूर्तकाच्या फिंगर सोबत लावत बसतो. जवळपास 10 ते 2:30 वाजले होते. आमचं रमजान महिना चालू होता, मी उपासात होतो. चक्कर येऊ लागला मला, रक्ताची वास येत होती आणि काही जेवण वगैरे नव्हता पोटात, तर चक्कर येत होती. तरी पण आम्ही ते प्रयत्न केला. परंतु आधार कार्ड काय म्हणतो की आयरिस पण पाहिजे, म्हणजे त्याचे डोळं पाहिजे. जर त्याचं डोळं भेटलं असतं तर त्याची ओळख झाली असती. तर आम्ही काय केलं, मग मी केलं टेक्नॉलॉजीचा वापर. जसं तुम्ही दुरुपयोग करता, मी त्याचा सदुपयोग करतो. मी त्या ठिकाणी असलेल्या सगळ्या सेलचे आयडीज घेतले आणि चंद्रपूरला रात्री परत पोहोचलो. सेल आयडीचा डेटा घेतला. 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख 4 दिवसामध्ये सगळं पेपरमध्ये बातमी दिली. पोस्टर छापले, बॅनर छापले, लोकांनी कॅन्डल मार्च काढले, पण कोणीही महिला किंवा कुटुंबीय आमच्याकडे आला नाही. कोणी क्लेम केलं नाही की ही जी बॉडी आहे माझ्या मुलीची आहे, माझ्या बहिणीची आहे, किंवा माझ्या कोणी अशी नातेवाईक कोणीच नाही आला, कोणी नाही आला. 7 तारखेला मला कळलं की त्या टावरमध्ये 630 महिलांचे कॉल जनरेट झाले होते. त्यापैकी त्यांचे सगळे डिटेल्स काढले. 5 दिवस 24 तास काम केलं. म्हणजे असे माझे डोळे पण बंद नाही केले. माझी सगळी टीम जवळपास 250 पोलीसवाले काम होते. SP साहेब, ॲडिशनल SP साहेब, कुलकर्णी साहेब, सगळे लोक काम करत होते. आणि आम्हाला 7 तारखेला त्या मुलीची ओळख पटली. त्या मुलीच्या आईला मी फोन केला, तिची बहिणीने कॉल उचलला, तिला सांगितलं की तुमच्या मुलीच्या हातावर कटमार्क आहे का. त्यांनी सांगितलं की ती लहानपणी त्याच्या हातावर बैलबंडी गेली होती, 4 टाके लागले. बॉडीचा PM चालू होता सरकारी दवाखान्यामध्ये. डॉक्टरनी सांगितलं की 24 तासात ती बॉडी तुम्ही डिकम्पोज करा, म्हणजे द्या. मी प्रत्येक दिवशी 11 वाजता त्यांना एक पत्र द्यायचं की सर 24 तासासाठी ती बॉडी ठेवा, 24 तासाची बॉडी ठेवा. तिचे बोटं कापून घेतले आम्ही, तिच्या हाडचा पाया कापून घेतला. शरीर पाहिलं असतं तिचे खांद्यावर एक जन्मदाग होता. त्या आईला विचारलं की तिच्या खांद्यावर जन्मदाग आहे का. ती म्हणजे आहे. तिला विचारलं कुठे आहे तुमची मुलगी. तिचं म्हणणं आहे की माझी मुलगी बाहेरगावी ड्युटी करते महिनाभरापासून, पण मागील 5 दिवसांपासून त्याचा माझा काही कॉन्टॅक्ट झाला नाही. परंतु 2 दिवसाआधी त्याचा माझा मेसेज आला होता व्हॉट्सअपवर आणि तिथे तिचं ATM कार्ड मागितलं. आता मी चक्रावलो की मुलगी तर 4 तारखेला केली आहे, 8 तारखेला मेसेज फोन केला असं. तरी मी तिला बोलवलं, आईला बोलवलं.
आई लहानपणापासून मुलीचा आंघोळ चोळली ती बॉडी पाहतच नाही ओळखली, साहेब ही माझीच मुलगी आहे आणि आम्ही ती बॉडी त्याला दिली. संसार म्हटलं तर ती दफनविधी झाली. आईचं एकच रंड होतं की काही करसन बारीकडे नाही भेटलं तरी चालेल, त्याचं मुंडकं आणून घ्या. त्या प्रेताजवळ त्याचं मुंडकं ठेवायचं आहे, तर तिची आत्मा भटकेल कुठं आहे मुलगा. तर आम्ही परत कार्य सुरू केलं. 7, 8, 9, 10 तारखेला मला माहीत पडलं की कोणी मारत आणि त्या मारेकरीला पकडून आणलं. ती 17 वर्षाची मुलगी होती भद्रावती मारणार. तिला कोर्टात नेलं. कोर्टाचं म्हणणं आहे की 18 वर्षाखाली मुलगी आहे, पोलिसांकडे ठेवू शकत नाही, रिमांड म्हणून अमरावतीला पाठवलं. आणि तिला रिमांड 3 तास फक्त ती मुलगी माझ्याकडे आणि त्या 3 तासात मी त्याला बारकाईने आमची जी टेक्नॉलॉजी असते त्यावर विचारपूस केली, क्रॉस केलं आणि तिने कबूल केलं की ती मुलगी त्याची रूममेट होती. घरी भांडे घ्यायचं, कपडे घ्यायचे कारणावर वाद झाला होता. एक दिवशी त्या मुलगीने 1.5 महिन्यापूर्वी त्याला घराच्या बाहेर ठेवलं होतं. तिचा राग धरून मी त्याला मारण्याचं प्लॅन केलं आणि बॉयफ्रेंड आहे माझा, बॉयफ्रेंडचं पत्नी सांगितलं, काहीतरी एक राजेश नाव सांगितलं. त्या बॉयफ्रेंडच्या मदतीने मी तिला गळा कापला. 1.5 तास लागला त्याला गळा कापायला. तिची मुंडकं तुटत नव्हती, तर बॉयफ्रेंडने असं पाय ठेवून त्याचं मुंडकं तोडलं आणि तिचे शर्ट पॅन्टमध्ये तिचं मुंडकं टाकलं आणि तिने बॅगमध्ये टाकलं. त्या मुलीच्या पल्सर मोटरसायकलवर भद्रावतीतून बसली, तिथून घुसघुस क्रॉस करत चंद्रपूरला आली आणि दाताळाच्या राम सेतू पुलावर एका दोन्ही असं त्याचं झुलं घेतलं, स्कार्फ होतं ना मुलीचा, त्या मुलगा ढेकला आणि असं वाहून गेलं, अशी तिने मला सांगितली. त्याची रेकॉर्डिंग आहे माझ्या मोबाईलने. ती म्हणते ना की मी कसे मारला ना तसं अंगावर काटे येतात टाकले. मग हा कारण काय की 17 वर्षाची मुलगी इतकी हिंसक काय, तर तिचे जवळ 11 सिम होते, 11 आणि 6 मोबाईल स्मार्टफोन. 11 सिम, 6 मोबाईल, 11चे 11 सिम तुमच्या बरोबरमध्ये त्याने विकत घेतले होते फ्रॉड नावाने. ज्याच्या नावाने सिम घेतले त्या सगळ्या 11 लोकांना आम्ही बोलवलं. त्यांना सांगितलं की सर आम्ही सिम आम्ही घेतलं नाही, परंतु आधार कार्ड आमचाच आहे, हा डिटेल आहे. लॅपटॉप नंबर चेक केला की हा सिम ॲक्टिव्ह कुठे झाला. मग त्या सिमवाल्याला पण पकडलं आणि नंतर आम्हाला कळलं की हे सिम 500 रुपयामध्ये तुम्ही त्याचा सिम घेता. तो सिमवाला काय करतो की तुम्हाला एक सिम कार्ड देतो, तुम्ही आधार कार्ड देतो, तो परत 15-20 मिनिटात देतो की जे सिम मी तुम्हाला दिलेला आहे तो मला वाटते प्रॉब्लेम आहे याचा, तुमचा दुसऱ्यांना KYC करतो, दिलेला सिम परत घेतो आणि दुसरा सिम तुम्हाला देतो. तुम्हाला काय वाटते की ते खराब असेल, असं कधीही करू नका. त्याला सिम एकदा तुमच्या नावाने झाला म्हणजे ते तुम्ही वापरायचं. आपल्या बरोबरच्या 11 लोकांनी ते लक्ष दिलं नाही आणि त्या मुलीने त्याचा फायदा झाला. त्या मुलीच्या मोबाईलमध्ये फक्त क्राईम पेट्रोल, सावधान इंडिया आणि पॉर्न मूवी म्हणजे जे अश्लील मूवी असतात ना फॉरेनचे, आपल्या भारतात बॅन आहे, तरी ते पाहत होते. त्यामुळे त्याची मृत्यूशी झाली नकारात्मक. तुम्हाला सांगण्याने सांगितलं की तुम्ही रील पाहता ना तुम्ही इंस्टाग्रामला, कुठल्या रील पाहता तुम्ही? कच्चा बदामवाले पाहता किंवा काटू कसे राहतात म्हणते त्याला, असं रील पाहता तुम्ही. मी पण पाहतो रील, पण मी अनालिसिससाठी पाहतो. मागच्या काळामध्ये आपल्या भारतामध्ये 2 पिक्चर रिलीज झाले मोठ्या ब्लॉकबस्टर मूवीज, जय भीम नावाचा, एक त्याला पुष्पा नावाचा. दोन्ही पिक्चर मी पाहिले, तुम्ही पण पाहिले का? आता जय भीम नावाचा पिक्चर पाहून नाही का मला असं वाटतं की आता रीलमध्ये मला असं भेटायला मिळेल की मला चांगला वकील व्हायचा आहे, शोषित समाजाला मला हेल्प करायची आहे. अशी रील तुम्ही पाहिले का कधी? जय भीमचा रील पाहिला कधी? मी नाही पाहिला. परंतु एक पुष्पा नावाचा कॅरेक्टर आहे, काल्पनिक चोर आहे, त्याला कोणी पाहिला नाही. त्या डायरेक्टरच्या कल्पनेला ते सुचलेलं आहे. तो एक क्राईम करणारा व्यक्ती आहे, पोलिसांना मारतो, लोकांना मारतो. थिएटरमध्ये पिक्चर पाहायला गेले तो तुमच्यासारखी यंग पोरं सिटी वाजवतात, ताल्या वाजवतात. खूप वाईट वाटतं की तुम्ही नेगेटिव्हिटीवर तुम्हाला म्हणजे एन्जॉय वाटतं तुम्हाला. तुम्ही बघा की 2 वर्षाचा मुलगा असो, 72 वर्षाचा असेल, तो एकच म्हणतो झुकेगा नहीं साला. पाहिलं ना तुम्ही? तर हे झुकेगा नहीं साला याचा अर्थ आहे की आपल्या समाजात नकारात्मकता खूप वाढलेली आहे आणि त्याचाच हा परिणाम. ज्या व्यक्तीने 3 वर्षाच्या मुलीसोबत रेप केला तो 32 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा असे भाई तलवारने फोटो एक टाकतोय तो तलवारने.
बंदूक आहे नकली आणि असे भरपूर आहे. तुम्हाला वाटत असेल की चंद्रपूरला रघुवंशी कॉम्प्लेक्समध्ये दुपारी भर दिवसा 1 वाजता फायरिंग झाली, 3 गोळी फायर केली. तुमच्यासारखे मुली तिथे पिझ्झा खातात, काही गुपचूप खातात किंवा काही कम्प्युटरचं कामाचं शिक्षणचं आहे हब आहे. 1 वाजता तुम्हाला असं वाटतं की भर चौकात कोणी गोळी मारली पाहिजे, तर ती गोळी मारणाऱ्या लोकांना पण आम्ही 4 दिवसात अटक केली. 7 लोकांना, 7 लोक केली. बल्लारचे आलेले कोणी, बल्लारच्या बाहेर होते आणि त्यांच्या मोबाईलमध्ये सगळं होतं. बल्लारचा डॉन भाई आहे, स्वतःला भाई संबोधित करण्यासाठी रील तयार करतात आणि त्यांनी ते फायर केलं होतं. आता जो बल्लारचा मोठा डॉन होता त्याला ते भाई आदर्श माने त्याला पकडून आणलं आणि त्याच्या गळ्यात हा 2 सोन्याचा चोर, थार गाडी, तो फॉर्च्युनर गाडी आणि असं अंगठ्या भरून असं आलं तर पोलीस स्टेशनमध्ये काढलं आणि त्याला सांगितलं या पोरांनी तुला भाई मानला आहे, यांच्यासमोर तू फक्त 100 दंड बैठक मार. तो 1 2 3 14 जण होता. साहेब शुगर आहे मला का असा कसला बाहेर म्हणलं तू 14 दंड बैठक मध्ये शुगर आहे साहेब म्हणते. अक्षरशः इंजेक्शन लावलं मी त्याच्या पायात स्वतःच्या हाताने, डॉक्टर पण नाही बोलवलं, असंच टोचलं इंजेक्शन. भाई आलो तो फक्त 5 मिनिटात त्याची बाहेर गेली. तर पोरांना तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की जन्मदिवस आहे, गाणं लावतो ना, वाढदिवस आहे भावाचा, मोठा मोठा गाणं लावतो ना, हे असे काही करू नका. हे काही कामाचे नाही. खरं भाई काय, बहिणीचे रक्षण करणार, आपल्या आईवडिलांचं पालन करणारे, आपला अभ्यास एज्युकेशनवर लक्ष देऊन आपल्या देशाचा आपला गर्व तुम्ही जे म्हणजे सन्मान तुम्ही वाढवणार, तेव्हा तो खरं भाई असणार. हे काय नकली भाई तुम्ही करता. आमच्याकडे तर असे भाई टिकणारच नाही ना. काल पण मी एक कोणाला पकडला, त्याचा बंदुकीसाठी फोटो होता, पॉलिटेक्निकचा मुलगा होता. 3 तास त्याची आई वडील असं रडत होते पाय पकडून, साहेब सोडून द्या माझा मुलगा, आणि असंच रील केली आहे. तुम्ही जर असे पण रील केले तर तुम्हाला आम्ही पकडून नेणार, खात्री आहे. तर इंस्टाग्राम फेसबुक तुम्हाला डिलीट करायचं आहे. मोबाईलमध्ये सर्च करताना मला कधीही स्वामी विवेकानंद किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्च करताना कोणी दिसले नाही. परवा घाणेरडा शो सुरू झाला बिग बॉस, त्याचे पण ते जे येतात ना, कुठलं तरी एक गौतम आलेला आहे, कुठेतरी एक मुलगी आलेली आहे त्याच्या अर्चना, तिचे नावाने लोक सर्च करतात. हे सर्च करणे गरजेचं आहे का तुम्हाला? तुम्ही सर्च करा ना, स्वामी विवेकानंद सर्च करा. स्वामी विवेकानंद जी असे व्यक्ती होते, त्यांनी जर पुस्तक असं केलं आणि असं ठेवला तर कुठल्या पाण्यात काय दिलेलं तर त्यांना पाठ होतो. वाचलंय की तुम्ही? माहिती आहे तुम्हाला? त्यानंतर कोण आहे आपल्या भारताची व्यक्ती असं सेल करणारा कोण होता? डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, जे मरण पावले ऍक्सिडेंटमध्ये, त्यांनी पण असं पुस्तक असं केलं ना तर कुठल्या पाण्यात काय दिलेलं ना ते यासाठी आहे एकाग्रता. आता तुम्ही मोबाईलमध्ये 2 GB चा डेटा सगळ्यांकडे आहे का? 2 GB माझ्याकडे पण आहे 2 GB. आता हा 2 GB चा डेटा आता रात्री 8:30 वाजता संपून जातो की नाही? तुमचा संपवतो ना. तुम्ही गुगल सर्च केला का की 2 GB डेटा संपवण्यासाठी किती वेळ लागेल? मी असं सर्च केला परवा कि मुझे 2 GB डेटा खर्च करना है तो कितना टाइम लगेगा? गूगल बोलता कि 400 गाने सुनना पड़ेगा। 400 गाने सुनने के लिए कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा? 8 घंटे। अब मैंने मेरे 24 घंटे में 8 घंटे इंटरनेट का डाटा खर्चा करने के लिए खत्म कर दिया, तो मैं पढ़ाई कब करूँगा, मैं सोऊंगा कब, मेरा काम कब करूँगा? और मेरी एकाग्रता रहने वाली है कि उसके साथ में। हिंदी में समझ में आ रहा है आपको? मेरा कैसा है कि हिंदी भाषी बोलना मैं तो दोनों भी चलता है। तो एकाग्रता सबसे महत्व है। आपका एकाग्रता ही नहीं है आपके पास। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट एडिक्शन ये हमारे वडोदरा चंद्रपुर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। आज दुनिया भर में 27 देशों में इंटरनेट पासून व्यसन मुक्तीचे केंद्र असे हॉस्पिटल तयार झालेले हैं, म्हणजे हॉस्पिटल बने हुए। आप लोगों को इतना एडिक्शन बढ़ गया है। अब इंटरनेट एडिक्शन कैसे पहचानना है आपको? एडिक्शन हुआ कि पहचानना कैसा? अभी मुझे बताओ कि आप जो लड़कियां है, आपने कभी यूट्यूब पे पालक पनीर की सब्जी सर्च की है क्या? ये वेज बिरयानी सर्च किया है क्या? पहली बार में पालक पनीर सर्च करने के बाद आप किचन में जाके पालक पनीर बनाए क्या? बनाए क्या? आपने और सर्च किया, बराबर है? और देखिए और अच्छी कोई रेसिपी मिलेगी और रेसिपी मिलेगी, तो ऐसे सर्च करते करते आपका टाइम इतना चले जाता, आखिर में आपने दाल फ्राई बना के
बराबर है। चलिए जोक का पार्ट था, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको इंटरनेट का नशा चढ़ता है। अब नशे का नाम क्या है? इंटरनेट नशे का नाम माहिती है मतलब माहिती है? जर मी दारू पिलो, अभी मैंने दारू पी लिया, तो कौन सा नशा आएगा? अल्कोहल। सिगरेट पीऊंगा तो किसका नशा आएगा? निकोटीन का। और कॉफी पीऊंगा तो किसका नशा आएगा? कॉफी का नशा है ना ये चीजें अल्कोहल, निकोटीन, कॉफी ये हम लोग कैसे बाहर से लेते हैं। इंटरनेट का नशा ऐसा है कि अगर आपने 45 मिनट या 1 घंटा मोबाइल इंटरनेट पर टाइम पास किया कंटिन्यू, आपको रील देखते रहो ना, रील जैसे सर ने बोला कि 10 मिनट तुम्हें पा सकता था, तो नहीं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा जब रील देखते थे ना, तो आपके मस्तिष्क में, दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन गूगल करके ना घर जाने के बाद, उस डोपामाइन का काम क्या रहता है? आपको फील गुड कराना, मतलब अच्छा लगना है। और भी अच्छा लगने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यू यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे आप देख रहे हो, फिर आप लोग कभी रेसिपी देखने का लगे, फिर आप एक गाना देख लेंगे, फिर एक कोई मूवीज देख लेंगे। तो ऐसे करते करते आपका टाइम बहुत चल जाएगा, और वो इंटरनेट का टाइम जैसे ही बढ़ गया तो आपकी एकाग्रता खत्म होगी, आपको मस्तिष्क पे अलग अलग थ्रेड्स आएंगे। आप लोगों को मालूम है आपके मोबाइल में सार लेवल रहता है, सार लेवल समझता है क्या? *#07# डाल करो आपके मोबाइल में, *#07# टाइम करा ना तुमके मोबाइल में। आपके मोबाइल में आया है 60 लेवल। ये जो फोन है ना, ये जब हम लेने जाते हैं ना दुकान में, तो दुकानदार को बोलते हैं कि स्मार्टफोन लेना। कभी आपने बोला है कि उसको सैमसंग का फोन दे, वीवो का है, स्मार्टफोन बोलते हैं ना? स्मार्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी हम स्मार्ट नहीं रहे, फोन ही स्मार्ट ले रहे। अब इस सारे का मतलब है कि 1.6 ग्राम, अगर आपका मोबाइल का सार लेवल 1.6 ग्राम है, तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। आपकी उम्र अगर 18 साल के अंदर है, तो आपकी मस्तिष्क के लिए वो मतलब तकलीफ देता है। आप क्या करना मालूम है क्या? आपका मोबाइल है ना, आपके बेड पे अपन कहा के सिरा में आपके सोते हैं ना, तकिए के पास में, तो आपके मोबाइल के पास में नहीं क्या पिन रखने हैं, आपको वाइब्रेट होता है पिन, बराबर है कि नहीं? जब आपको पिन वाइब्रेट होता है, आपको मस्तिष्क कितना वाइब्रेट होता होगा? इसमें जो नेगेटिव ऊर्जा आपके करेंगे, हम अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, आसपास सब तरंगे चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सब आपको हार्म करती है। अगर आप लोगों का मोबाइल का सार लेवल 1.6 ग्राम से ज़्यादा है, तो आपने मोबाइल आपका डिस्ट्रॉय करना है। आपने बहुत वापर लिया मोबाइल, किसी को लेना नहीं है, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा आपका मोबाइल। 1.6 ग्राम से नीचे तो आप आपको, अब ये लेवल बढ़ाना नहीं बढ़ाना आप पे डिपेंड है, बरोबर है? अभी आपके मोबाइल का और एक बताओ कि व्हाट्सएप सेटिंग पता है आप लोगों को? सबको किया आप लोगों ने? किया है कि व्हाट्सएप सेटिंग? क्या सेटिंग है व्हाट्सएप की? आपके मोबाइल है आपके सबके पास में, व्हाट्सएप निकालिए। व्हाट्सएप में देखिए यहाँ ऊपर में 3 डॉट रहता है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा अकाउंट, सेटिंग आएगा, अकाउंट आएगा, अकाउंट क्लिक किया, प्राइवेसी आ गया, प्राइवेसी पे क्लिक आएगा, उसमें आ गया लास्ट में प्रोफाइल फोटो, अबाउट स्टेटस, रीड रिसीप्ट, लास्ट में ग्रुप, ब्लॉक कॉन्टैक्ट वगैरह आगे बोलो क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लास्ट सीन के नीचे क्या लिखा हुआ है? एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन। माय कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, नोबडी लिखा हुआ है। एवरीवन का मतलब ये होता है कि अगर आपका मोबाइल पूरी दुनिया में किसी ने वो नंबर डायल कर दिया, मान लो मेरा नंबर है 7887895786, अगर पूरी दुनिया में किसी ने डायल किया तो वो मेरा लास्ट सीन देख सकता है, वो मेरा स्टेटस देख सकता है। तो हमको क्या करना है? एवरीवन नहीं करना है, आप या तो नोबडी कीजिए या फिर माय कॉन्टैक्ट कीजिए। अब आपकी जीमेल आईडी कहाँ पर रजिस्टर्ड है ये आपको पता करना है क्या? तो आप क्या प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में चले गए आप, तो राइट साइड में आपका फोटो है छोटे से आइकॉन में, क्लिक करने का उसको, आ गया। अब वहां लिखा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, क्लिक किया आप लोगों ने, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक किया। अब वहां पे देखो वो आएगा, पर्सनल इन्फो है, डाटा प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है।
सिक्योरिटी आएगा, ऐसा सिक्योरिटी आया ना सिक्योरिटी। अब आप उसको ऊपर देखें, ऐसा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल, यहाँ पर आएगा यूर डिवाइसेस, आया यूर डिवाइसेस। अलग कितने लोगों के पास यहाँ पे 2-3 मोबाइल दिख रहा है? तुम्हारा खुद के मोबाइल के अलावा और कोई मोबाइल दिख रहा है क्या वहां पे? दिखता है किसी का, जैसे घर में भी किसी के मम्मी के पास मोबाइल है वो दिखता है, तो वो मोबाइल आपको बताता है कि आपका जीमेल आईडी उतने सारे डिवाइस में लॉगिन है, मतलब कि आपका डेटा वहां पे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के अलावा जो भी शो हो रहे हैं सबको रिमूव करना है। कर दोगे रिमूव? मतलब कि इसमें अगर आपका यूर डिवाइस में अगर यहाँ पे मेरा फोन है, इसके अलावा अगर दूसरा फोन दिख रहा है उसको आपको रिमूव करना है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो कहीं और भी दिखाई दे रहा है। गूगल ड्राइव में तो सेव होता है वो डेटा वहाँ जाता है, तो आपके कॉन्टेक्ट में जाके आपके वीडियो फोटो सब चले जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे सेटिंग से इसको आपने ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक को मैंने मना किया है, अभी आप ना बहुत मजबूर है कि आपको इंस्टाग्राम रखना ही रखना है। किसको रखना है मालूम है? इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट किसको रखना है पता है आपको? जिसको अमेरिका जाना है। अमेरिकन वीजा जब भरते हैं ना, मैंने उसमें मेरे फ्रेंड का वीजा भरा, अमेरिकन वीजा भरते टाइम में फेसबुक अकाउंट मस्ट है। फिर उसमें क्या रहेगा कि आपकी पोस्टिंग है ना, मतलब आप जो पोस्ट भेजते हो ना वो पॉजिटिव चाहिए। अगर वो कर सकते हो तो आप फेसबुक आप लो। आप सर ने बताया कि आपने अभी सेल्फी लिया, अपलोड कर दिया, आपका एक फोटो मेरे को 32 टाइप की इंफॉर्मेशन देता है। यानी आपने अगर एक फोटो अपलोड कर दिया ना, मैं उसके पास टूल्स में अगर यूज करूंगा, आपने कौन से कैमरे से फोटो लिया, आपका लोकेशन क्या था मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको ये छुपाना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आपको फोटो अपलोड करना ही करना है, तो उसको छुपाना है अभी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रंट चेहरे की फोटो आप अपलोड नहीं करना, साइड फेस वगैरह करना। मैं उसका उदाहरण बताऊंगा क्यों। अब फोटो चेंज करना है, मैंने सेल्फी ले लिया, यहाँ पे गैलरी में जाना है आपको। गैलरी में जाने के बाद उसका डिटेल्स में जाके रीनेम करना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो नाम चेंज करना है। जब हम फोटो निकालेंगे तो क्या लिख के आएगा? इमेज आएगा, तारीख आएगी और डेट आएगा ना, वो आपने इसको रीनेम करना। रीनेम करेंगे तो क्या करेंगे, आप उसका नाम लिख देंगे 1 2 3 4 ABCD। ऐसे जब करोगे तो आपका फोटो का मेटा डेटा इरेज हो जाता है, और वो फोटो जब अपलोड करते हो तब उसकी लोकेशन वगैरह नहीं मिलती। कैसे करोगे आप लोग? अब मैंने तुमको बोला कि फ्रंट फोटो मत डालो, क्यों ऐसा बोला? मैंने फेसबुक की केस हैंडल किया। अभी आप लोग एक इंस्टीट्यूट में लड़के लड़के ऐसे है कि यहाँ पे जो एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं है ना, तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर जैसे आपके इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने वाला लड़का है, जैसे इसने आपको बोल दिया पहली बार में कि मुझसे दोस्ती करोगे, तो आप लोग करते हो क्या? आप नाम से जानते, चेहरे से जानते, उसको आप पहली बार में अगर उसने बोला आप मुझसे दोस्ती करते हो क्या? हमारी प्रैक्टिस होती है। वही अगर फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं ना। तो क्या है कि हमारे चंद्रपुर में एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अभी हम लोग के जो मेरे भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं पूना में, तो हम लोग आप लोग का स्कूल की वजह से कॉलेज में कुछ पढ़ लेके कुछ बन लेके, बराबर है कि नहीं? आपके माता पिता यही सोचते हैं ना कि आपको कुछ पढ़ लिख के बनना है, करने का है, तुरंत उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार लिया। आप लोगों ने नहीं स्वीकारना। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारने के बाद खत्म होता गया, फिर हम लोग फोटो टैग करते। लड़की ने अपने फ्रंट चेहरे के फोटो टैग किया, अच्छे सलवार सूट के फोटो जो पहना खरीदा डाउनलोड किया, फिर मैसेंजर पे चैट चालू हो गई, कहाँ रहते क्या नहीं कैसे करते कैसे चालू है अभ्यास हो गया, सब हो गया। फिर मोबाइल नंबर देना है, फिर और फोन से बात चलो। 6 महीने तक ये सब चला। 6 महीने के बाद उस लड़के को लगा कि अभी रिलेशन को हमको आगे बढ़ाना है। उसने बोला कि चंद्रपुर में एक रामला तालाब करके, मालूम है आप लोगों को? रामला तालाब के पास आप 12 बजे आइए, मुझे आपसे मिलना है, आपको देखना है। लड़की आ गई, लड़का आया, दोनों आमने सामने आ गए, बट दोनों एक को नहीं पहचाने। लड़के ने पहचान लिया लड़की को, उसको आवाज़ दिया उसने, नाम नहीं बताऊंगा बच्ची का मैं। बहुत खूबसूरत लड़की थी प्रोफाइल फोटो में, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, प्रोफाइल फोटो में बहुत खूबसूरत थी लड़की। तो लड़की ने बोली कौन है आप? तो बोला कि मैं अमन वर्मा। अरे
तो उसे पहचाने क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रोफाइल में था वो गोरा गोमटा एकदम हँडसम खूबसूरत वैसा था नहीं, वो मराठीमध्ये काळा डोंगरा होता तो ऐसा. आप लड़की को आया गुस्सा, अरे काय तू कुठला माणूस आला हे समोर प्रोफाइलमध्ये हे असं दिसते. जब सर ने बोला, उसने तो पूरा फेक प्रोफाइल लगाया था, वो था ही बहुत बेकार, मतलब अभी भी ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा था, हमको भी पसंद नहीं आया था. तो फिर हम लोगों ने, उस लड़की ने उसको बोला कि तूने मेरे साथ चीटिंग किया, मैं अभी तेरे को अनफ्रेंड कर रही हूँ, तुला मैं अनफ्रेंड करतो. अनफ्रेंड कर दिया उसका नंबर डिलीट कर दिया और गुस्से में घर चली गई. अब वो लड़की तेलंगाना से पढ़ने आई थी, हमारे यहाँ चंद्रपुर में पढ़ने, एक रूम में रहती थी. लड़का घर गया, उसके जो फ्रंट फोटो थे ना, फ्रंट फोटो, वो सारे फोटो कंप्यूटर में डाउनलोड किया. मॉर्फिंग समझता है? मॉर्फिंग, मॉर्फिंग मीन्स आपका चेहरा बॉडी किसी और की. उसने वो लड़की का चेहरा लिया, बॉडी फॉरेन की जो नेकेड रहते ना वो लगा दिया, एकदम मैच कर दिया. मतलब कि अगर आप पहली बार में देखो तो आपको लगेगा कि ये लड़की नेकेड अवस्था में है. और उसके 6 फेक प्रोफाइल तैयार किया, 6. उसका नाम लिख दिया, उसका घर का पता लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया और उसके बारे में सब गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया. अब वो जो 6 प्रोफाइल तैयार किया, वो जो 100 उसके फ्रेंड थे फेसबुक पे, सब में अटैच कर दिया, उसको वायरल कर दिया. वायरल क्या होता है कि हमारे जो सभ्यता है समाज की, अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कभी अत्याचार होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? या मुलीसोबत असं झाला, या महिलेसोबत असं झाला. हम कभी ऐसा बोलते हैं कि त्या क्रिमिनल असं केला. बदनामी किसकी करते हैं हम लोग? पीड़ित की करते हैं. जबकि बदनामी किसकी होनी चाहिए? क्राइम करने वाले की होना चाहिए. लेकिन हमारा समाज अभी भी ऐसा नहीं है. ये सोच बदलना पड़ेगा आपको. जैसा ही कॉलेज में मालूम पड़ा, अरे इसका नेकेड फोटो, इसका नेकेड फोटो, फोटो तो था ही नहीं उसका नेकेड, सिर्फ चेहरा था, तो पूरे लोग हंसने लगे उस पर, बदनामी हो गई उस लड़की की. माना टेकड़ी करके चंद्रपुर में, लालपेट में, उस माना टेकड़ी के पास में जाके उस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट. हम लोगों ने आपको स्कूल कॉलेज में भेजा पढ़ने के लिए, आप पढ़ाई छोड़ के फेसबुक बनाया. फेसबुक बनाने के बाद हमने बोला कि आपके पहचान के लोगों से दोस्ती करो, आपने अनजान व्यक्ति से दोस्ती किया. फिर हमने बोला कि तुमके साथ अगर कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ तकलीफ है, आपने आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए, आपके टीचर को बताना चाहिए. सुसाइड कदम उठाना सही है क्या? सुसाइड कर लिया. नसीब बहुत अच्छे थे, किसी ने उसको देखा, वो गया वहाँ पे. जब उसको हॉस्पिटल लाए, सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी दवाखाने में, मैं भी गया, सिटी भूषण के लोग भी गए. हमने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि सर माझे फेक प्रोफाइल तैयार झाले, असं असं झाला, ये सब ऐसा वायरल हो गया. मैं आपको बताता हूँ ना कि बहुत बड़ा काम नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है. हम लोगों ने क्या URL ले लिया उसका. तो URL मैंने फेसबुक पे 91 का समझ दिया कि ये URL किसने बनाया, कौन सी IP से बनाया, उसका मुझे लॉग डिटेल दे दो. 15 दिन में मुझे फेसबुक ने लॉग डिटेल दे दिया कि ये इसकी IP है. IP मतलब इंटरनेट, उसने क्या वापरा. IP को मैंने पूछा उसका ISP, उसकी ISP चेंज करना कि इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है. ISP को पूछा, रिलायंस और BSNL से, कि ये नंबर, ये IP पर्टिकुलर डेट को आपने किसको दिया. उसने बताया ये नंबर को दिया मैं 9923478604 को. वो नंबर किसका है मुझे पता करने में सिर्फ आधा सेकंड लगता है. मेरे पास सुविधा है SDR सिस्टम. हम जब जैसे पोर्टल में डालते हो, आपका नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड है हमारे पास आया नहीं, 1 सेकंड में आपका लोकेशन आ जाता है हमारे पास. हम तो गए उसके घर में. मैं जब उसको अरेस्ट करने गया तो वहाँ देखा कवेलू का घर था, माता जी थी घर में, पापा नहीं थे लड़के को. गवर्नमेंट ग्रीन कॉलेज पूना में जॉब, मतलब पूना का है ना गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे वो लड़का पढ़ता था लास्ट ईयर का. मतलब 2 महीने अगर उसकी पढ़ाई कंप्लीट करती ना तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट को नौकरी लगती थी. और इंजीनियर लड़के को कैसा काला डोमड़ा भी रहा तो खूबसूरत लड़की मिलती है कि नहीं, जॉब वाले को माँ बाप देते हैं कि नहीं. तो उसने देखा नहीं वो, और उसने वो क्राइम कर बैठा. पापा नहीं थे, माँ जो थी वो घरों में झाड़ू पोछा काम करती थी, मतलब घरेलू मोलकरीन थी, गरीब थी वो. सोचा कि बच्चे को पढ़ा लिखा कुछ बना दूँ. मैंने अरेस्ट किया, जेल में डाला. 2017 की बात है. जेल में वो 2-2.5 साल रहा. लास्ट ईयर बोर्ड पे केस आई, कोर्ट में गया मैं, मेरी विटनेस हुई. उसका वकील बोलता कोर्ट को की साहेब याला माहीतच नाही फेसबुकवर खोटे प्रोफाइल तैयार करणे हे क्राइम आहे. कोर्ट क्या बोलता है मालूम है क्या आपको? इग्नोरन्स ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज. कायद्याची जाणीव नाही जर तुम्ही ते क्राइम केला तुम्हाला माफी मिळणार नहीं. क्योंकि वो लड़की ने उस लड़की के अश्लील फोटो बनाया था. मैंने बताया था कि लड़की खूबसूरत बहुत थी. वो गिरने से उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी. बैंगलोर में उसका ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी किया, ये टूट गया था वो लड़की का. अभी भी वो खूबसूरत नहीं थी, ऐसा चपटा हो गया चेहरा, और वो लंगड़ की चलती है. मैसूर में इंजीनियर है बच्ची, और अभी भी शादी नहीं हुई. वो लड़का
कोर्ट बोला कि यानी क्राइम केलेला है और मैंने सिद्ध कर दिया, मैंने पूरे एविडेंस रख दिया कोर्ट के अंदर, उसको 3 साल की सजा हुई, 1,30,000 रुपये फाइन हुआ। फिर मैं उसकी मम्मी के पास गया, ताई फाइन कैसे भरना। उस लेडी ने अपना वो कबीलू का घर बेचा और फाइन भरा। अब देखो ये फेसबुक के चक्कर में जो एक खूबसूरत प्यारी सी बच्ची थी उसका चेहरा कुरूप हो गया, आज उसकी शादी नहीं हो रही है। एक लड़का जीनियस था गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज का, वो जेल में है, और एक माँ जो अपने घर में रही थी आज बेघर है। तो क्या ऐसी स्थिति आप लोग आपके साथ में करना चाहते हो क्या? ऐसा आप सोचते हैं? ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं थी, ये मैंने खुद हैंडल की वाली क्राइम है। आपको यकीन नहीं आता होगा, आप जेल में जाके देखिएगा कि फेसबुक में अरेस्ट वाला लड़का क्या है, पागल जैसा रहता है वो लड़का। एक छोटा टाइम का गुस्सा आता है उसको, क्षणिक का। फेसबुक एक अट्रैक्शन रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया है ये एक वर्चुअल लाइफ है। इसके वर्चुअल लाइफ से आप बाहर निकलो और एक रियल लाइफ जियो। रियल लाइफ में आपके पास है, आपका एक अच्छा सा दोस्त होगा, आपके माता पिता, आपके टीचर, ये सब आपके शुभ चिंतक है, आप उनके साथ बातचीत करो। घरों में हम लोग देखते हैं कि अक्सर कि पेरेंट्स आते हैं तो पापा भी फ़ोन पे रहते हैं, माँ भी फ़ोन पे रहती है, बेटी भी फ़ोन पे रहती है, तो आपका कम्युनिकेशन गैप होता है, उसका भी दुष्परिणाम है। आप लोगों के पास सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर है क्या? कुछ लोगों के पास है। आप लोग स्टडी क्या करते हो? घर में, बेडरूम में? कितने लोग बेडरूम में करते हैं? ईमानदारी से आप लोग? बहुत सारे लोग बेडरूम में ही स्टडी करते हैं। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि बेडरूम में स्टडी नहीं करनी। आपका कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो होगा अपने हॉल में रखना। हॉल में रखने से क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी वहाँ से गुजरेगी खाना बनाने के लिए, आपके पापा जाएंगे, भाई जाएगा, बहन जाएंगी, वो देखेंगे आपको क्या पढ़ रहे हो, आपको उस पर सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते कर। अब बेडरूम में आप कुछ भी कर रहे हो, चलो आप पढ़ाई कर रहे हो। एक बच्ची जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में कॉलेज से घर गई, लैपटॉप ओपन किया, होमवर्क किया, स्काइपी, पता है स्काइप पे लिखा, अपने सो कॉल बॉयफ्रेंड के साथ बात किया वीडियो कॉल से, एक 5-10 मिनट बात किया, फिर वो लैपटॉप का शटर ऑफ करना भूल गई, मतलब ऐसे बंद नहीं की, कपड़े चेंज किया, रात को 9 बजे उसके मम्मी पापा के साथ खाना खा रही थी। खाना खाते खाते उसको फ़ोन आ गया उस लड़के का कि आप जब कपड़े चेंज कर रहे थे उस वक्त के सारे फ़ोटो वीडियो मेरे पास आ गए, अगर आप मुझे ये चीज़ नहीं दोगे तो मैं इसको वायरल कर दूँगी। लड़की पैनिक हो गई, उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा देख रहे थे ना खाते टाइम अचानक से खाना बंद हो गया और एकदम टेंशन में आ गई, क्या हुआ? तो बोले पापा मम्मी ऐसा हुआ। पापा थोड़ा सा गुस्सा किए, कुछ बोले नहीं, खाने पे ध्यान था, मम्मी गुस्सा करी। अब मुझे बताओ कि आपके हाथ से अगर कोई गलती होती तो क्या आपके मम्मी पापा को आपको डांटने का अधिकार नहीं है कि नहीं? पक्का? आप लोग सब मानते हैं कि आपके मम्मी पापा ने आपको डांटना चाहिए, क्योंकि प्यार रहता है उसके अंदर, डांटना चाहिए, गलती नहीं भी रही तो डांटना चाहिए। उस लड़की को उसकी मम्मी ने डांटा और बोला कि तूने ही ऐसा किया होगा, तुला कळत नाही का, लॅपटॉप बंद काऊ केला नाही, तुला अक्कल नाही है, तूने जानबूझून ऐसा केला वगैरह, ऐसा बोलते हैं ना माँ बाप, बोल दिया। अब उस लड़की ने क्या किया, वो अंदर बेडरूम में चली गई। मैं सेकंड डे गया था और आपकी मदद करेगी। अब उसका सुसाइड नोट मिला मुझे, तो मुझे स्टोरी बता दिए थे माँ बाप ने बाहर कि सर इसका वीडियो वायरल करने की धमकी दिया था, तो मैंने लगा कि इस पे लिखा होगा की त्या मुलाने माझा फोटो काढला म्हणून मी सुसाइड करतो। क्या लिखा होगा उसने? क्या सोच सकते हैं? मेरे पास है वो चीट अभी भी। उसमें उस बच्ची ने लिखा था की माझ्यावर माझ्या आई वडिलांनी विश्वास नाही ठेवला, त्यामुळे मी माझी जीवन ही लीला संपत। अब ऐसा लिखने की जरूरत क्यों आई? क्यों आपके माँ बाप आप पे विश्वास नहीं करते? क्या गलती कर रहे हैं? हमारे माँ बाप 10वीं पढ़े लिखे रहते, 12वीं पढ़े रहते, आप लोग ग्रेजुएट पढ़े, आपके माँ बाप पढ़ते पढ़ते आपको कुछ काम बताते हैं कि चल बेटा थोड़ा सा ये कुछ काम कर ले, या बेटे को बोलते कि थोड़ा सा तू आटा पीस के ला, तो स्टाइलिश बेटा रहता, उसकी गाड़ी पल्सर रहती, आटा कैसे पीस के लाएगा, वो क्या बोलेगा आई तुला समझते का? पप्पा को ही बोलेगा तुले आपको समझता क्या? अरे माँ बाप को नहीं समझेगा तो फिर आपको कैसे समझेगा? तो ये कम्युनिकेशन गैप है। मैंने लगेज लड़की का भी मोबाइल चेक किया,
वो आई का भी मोबाइल चेक किया, उसके पापा के मोबाइल किया, रात को 12-1 बजे तक ये ऑनलाइन रहते थे। मतलब कि वो इंटरनेट एडिक्शन थे, सब इंटरनेट, मतलब पापा भी मोबाइल पे, माँ भी मोबाइल में, बेटी भी मोबाइल पे। आप आपस में बात ही नहीं कर रहे हो, आपस में जब बात नहीं कर रहे तो एक मेक पे विश्वास कैसे रहेगा, समझेंगे कैसे आप लोग एक मेक को? आप जब ज्यादा से ज्यादा आप एक बात करेंगे तो समझेंगे ना, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी माँ ने आपका चेहरा देख के समझने चाहिए। तो ये चीजें दूर करने के लिए इंटरनेट का वापर आपको कम करना है। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ सिखाती रहती है, बट आपको लिमिटेशन रखना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। मुझे एक सवाल है आप सबसे, आप बच्चों से। अभी आप ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप आपके कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए बैठे हो कि नहीं? ये भी इंस्टीट्यूट ही है ना, ये हम सिखा रहे हैं। तो आपके चेयर पे आप अकेले बैठे हो क्या? अकेले बैठे हो आपके चेयर पे? आप जब पढ़ाई करते हो ना स्कूल जाके, कॉलेज में, उस वक्त आपके चेयर पे आप अकेले नहीं बैठते, उस चेयर पे बैठते हैं आपके मम्मी पापा के सपने, उम्मीद। मालूम है आपको? आप स्कूल से अभी कितने 3 बजे घर जाने वाले हो, आपके मम्मी पापा को पता है ना आप इधर आए करके। तो आई क्या सोच रही मालूम है क्या अभी घर में, की माझी मुलगी आता त्या इन्स्टिट्यूटला गेली आहे, काहीतरी चांगला शिकून येणार आहे आणि माझी मुलगी इंजीनियर होईल। वो इमेजिनेशन कर रही है कि मेरी बेटी इंजीनियर है, उसके पास एक गाड़ी है बीए वाली, मेरी बेटी डॉक्टर है, ऐसा सोच रही है माँ, और रोटी बना रही है, और आपके लिए आपका पसंद का हलवा बना देगी। आप जब जाओगे ना तो आपका खाना रेडी रहेगा, रहेगा कि नहीं? है कि नहीं? रेडी रहेगा कि नहीं? आपके पापा कहीं जॉब कर रहे हैं, नगर परिषद में, पुलिस में, कहीं पे भी। आज मैं इधर कर रहा हूँ, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, तो मैं काम कर रहा हूँ ना सरकारी, बट मेरे दिमाग में भी चल रहा होगा ना बेटा पढ़ रहा होगा कि नहीं, कुछ बन रहा है वो। हम लोग उम्मीद रखते हैं आप लोगों से, कुछ बनवा। आप लोग क्या कर रहे हैं? अकेले बैठ के समझ रहे, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इस सब में हम लोगों की उम्मीद और सपनों को तोड़ रहे कि नहीं? मानते मेरी बात को ये? तो आप लोगों को हमेशा एहसास होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूं, या मैं अकेला नहीं हूं। मेरे को मेरे पापा के सपने पूरे करने हैं, मेरे को मेरे मम्मी के सपने पूरे करने हैं। घर में अगर वो हाउस वाइफ है तो उसका बहुत बड़ा योगदान है देश के इसमें, वो आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए मेहनत कर रही है। आप जिम में जाके एक बार 100 किलो उठाते हैं ना, वो दिन भर घर में 10 बार 10-10 किलो की बकेट उठाते, आपसे ज्यादा बॉडी बिल्डर की है कि नहीं? तो ये सब आपको एहसास होना चाहिए, बट आप लोग इस चीज के लिए अपना फ्यूचर, अपने माँ बाप का सब खराब कर रहे हैं। इसको खरीदने के लिए पता है आपको कि आपने मम्मी पापा ने पैसे दिए, इसमें से कोई है कि अपने पैसे से खरीदा हुआ है? अब ये वेरी गुड, आपने खरीदा, बहुत अच्छी बात है। अब इसको आपने खरीदा, कितने में खरीदा है? 10,000, 20,000, 1 लाख तक खरीदा है ना? बताओ ना कितने में खरीदा है आपने? 50,000। अब आपने 50,000 रुपए की ये चीज खरीदी है, 50,000 रुपए देके मैंने ये चीज खरीदी है, तो मुझे बताओ कि इसको किसने चलाना चाहिए? इसको किसने चलाना चाहिए? आपने ना। 50,000 किसने दिया? आपने दिया 50,000। तो जब आप इसको पैसे दे रहे हैं तो इसको आपने चलाना है ना, ये क्यों आपको चला रहा है? अभी अचानक रिंग बजेंगी तो मैं अपना भाषण छोड़ के इसको देखता हूं कि नहीं? आपको भी आई? तो ये इसका मतलब है कि ये मोबाइल जब हम लाख रुपए खर्चा करते हैं ना, इसके लाख रुपए मैंने दिया है ना, तो मैंने ही इसको चलाना है। इस मोबाइल को आपको चलाने देना नहीं है। जब आप रील पे रहते हो, यूट्यूब पे रहते हो, या कुछ और करते हो, गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो ना, उस वक्त आप नहीं चला रहे रहते इसको, उस वक्त मोबाइल आपको चलाता है, मोबाइल। अब जब मोबाइल आपको चलाएगा ना तो वो निर्जु है, तो आपको भी निर्जु कर देगा। आपको मालूम है कि पबजी, फ्री फायर खेलते ना सब लोग? लॉकडाउन के पहले गेम था, उसका नाम था ब्लू वेल। कितने लोगों ने खेला है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग? एक भी हाथ नहीं उठेगा, एक भी हाथ, क्योंकि ब्लू वेल जिसने खेला है ना वो मर गया। ब्लू वेल गेम के स्टेप्स ऐसे रहते कि अगर आपने उसका एक स्टेप पार किया, आपको आपकी हाथ की नसें काटना है,
आपको अपना गला काटना है, कुएं में छलांग लगाना है, 5वीं बिल्डिंग से कूदना है। हमारे देश में ब्लू व्हेल गेम खेलते खेलते 232 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है और पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने की। अब ये ब्लू व्हेल गेम बनाने वाला कौन है? तो आप लोगों की उम्र 19, 20, 21 है ना आप लोग? ब्लू व्हेल गेम बनाने वाला रशिया का एक लड़का है, उसका नाम है फिलिप बुडेकिन। आप लोग नाम याद रखिए, घर जाने के बाद जरूर सर्च करना कि फिलिप बुडेकिन कौन है। फिलिप बुडेकिन वो 21 साल का लड़का है जिसने ब्लू व्हेल नाम का गेम बनाया है, जिससे सारी दुनिया में लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। उसको पुलिस ने पूछा क्यों बनाया ऐसा गेम कि जिससे कि जवान बच्चे अपनी जान ले रहे हैं। उसने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? उसने जवाब दिया, मैं पूरे वर्ल्ड का बायोलॉजिकल वेस्ट खत्म करना चाहता हूं। फिलिप बुडेकिन की नजर में वो इंसान जो अपने करियर, पढ़ाई या अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के बजाय गेम में फालतू चीजों में अपना टाइम पास कर रहा है, उसकी नजर में वो एक सामाजिक कचरा है, बायोलॉजिकल वेस्ट है। और उस बायोलॉजिकल वेस्ट को खत्म करने के लिए उसने गेम बनाया है और उसमें वो सक्सेस भी हुआ है। उसको सिर्फ 3 साल की सजा हुई। अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, रील पे टाइम पास कर रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए फिलिप बुडेकिन अभी भी बाहर है। और फिलिप बुडेकिन जैसे दुनिया में हजारों ऐसे इंसान हैं जो आप जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट को पसंद नहीं करते और उनको मारने की योजना बना रहे हैं। तो आप लोगों को सामाजिक कचरा बनना है क्या? अगर नहीं बनना है तो हमारे सर लोग आपको जो पढ़ाते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आपके मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा करना है और उसके साथ में अपने देश का, शहर का भी सम्मान बढ़ाना है। तुमको मालूम है क्या, हम लोगों का एक प्रॉब्लम है भारतीय लोगों का। अगर मेरे वार्ड में मेरी पहचान होती है ना तो मेरे को मेरे वार्ड में बोलते हैं कि हाँ मुसलमानाचा पोरगा। फिर मैं चंद्रपुर से जब बाहर आता हूँ वरोरा में तो मेरे को बोलते कि चंद्रपुर का। अभी मैंने पूछा ना बल्लाशाह कौन है, कोठारी कौन है, बराबर है कि नहीं? फिर हम जब जाते दिल्ली वगैरह तो हमको बोलते हैं महाराष्ट्रियन आला। फिर मैं बाहर देश जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तब क्या बोलते हैं मालूम क्या? इंडियन आ गया। अब इंडियन बनने के लिए मेरे को देश के बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम इंडियन हमेशा से रहेंगे कि नहीं? हमारे वार्ड में भी इंडियन रहना है, हमको गांव में भी रहना है, समाज में भी रहना है। तो ये मतलब साइबर क्राइम क्या है, किस किताब में दिया, कुछ कॉपी मैंने कम लाया, मैं सर को वापस से भेजूंगा। कोशिश करूंगा कि आप सभी को इसकी एक प्रत मिले। इसमें चंद्रपुर में किस टाइप के साइबर क्राइम होते हैं, कैसे अलर्ट रहना है, सारी दिए है। तो भी मैं आपको बताऊं कि लेटेस्ट क्राइम क्या चल रहा है। लेटेस्ट क्राइम चल रहा है कि आपके मम्मी पापा के मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी डाउन होने वाला है, आपने इलेक्ट्रिक बिल भरा नहीं 300 रुपये। तो आपने मोबाइल पे कॉल कीजिए। कभी भी मोबाइल पे कॉल नहीं करना है, टोल फ्री नंबर पे करना है। अगर आपने मोबाइल पे कॉल किया वो क्या बोलेगा कि आपके मोबाइल में QS नाम का, रहने दीजिए सर, QS नाम का ऐप डाउनलोड करें। QS पता है आपको? QS एनीडेस्क टीम व्यूअर, ये ऐसे ऐप है जो आपके मोबाइल का एक्सेस सेम टाइम में अलग जगह देते हैं। मेरे पास पिछले बार मतलब 4 दिन पहिले एक महिला आई, उसने बोला की सर मला कॉल आला होता आणि मला ती कॉलवर मी बोलल्यावर त्यांनी सांगितलं की तुमच्या मोबाईलला QS टाका। मी QS टाकला, तिने बोला की फॉरवर्ड टू SMS टाका, मी फॉरवर्ड टू SMS केला। फॉरवर्ड टू SMS जैसे आपके मोबाइल में आपने डाउनलोड कर दिया, आपको आने वाली सारे SMS उसके मोबाइल में चल गए, आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चले गया। उस महिला के अकाउंट में 18,000 रुपये थे, उसने निकाल लिया 18,000 रुपये। फिर देखा योनो में उसके 6 लाख फिक्स डिपॉजिट है, तो 5 लाख का लोन ले लिया और चला गया। बैंक बोलती है कि तुम्ही UPI पिन दिला म्हणून तुम्हाला भरावं लागेल। मिसेस राव क्या कहती है, पैसे प्राप्त करने के लिए UPI पिन देना नहीं है। उस मैडम ने दिए, उसके बच्ची की शादी के लिए रखे हुए पैसे थे, लेकिन उससे फ्रॉड हो गया। हम लोग क्रिमिनल पकड़ते हैं, टाइम लगता है इसको। क्रिमिनल कहाँ रहते हैं? जामताड़ा, पश्चिम बंगाल, आसनसोल, भरतपुर और हरियाणा में जेल में, जो बॉर्डर एरिया है। लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं तो
वो लोग पैसा खर्चा कर देते हैं, मिलते नहीं है अलग अलग। मैं आपके वरोरा की कैसे बताऊँ, सर ने बोला था मेरे को बताने के लिए मैट्रिमोनी साइट। एक महिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई है, उसके पति मरने के बाद 50 लाख उनके अकाउंट में आया, जॉब लग गया, महिला के अकाउंट में करीब 75 से 80 लाख रुपए जमा हो गए। बच्ची जवान थी, शादी.com पे उसने फोटो डाल दिया। फिर उसमें एक लड़का था साउथ अफ्रीका का, उसने बोला कि मैं साउथ अफ्रीका में रहता, मेरे मम्मी इंडियन है, पापा साउथ अफ्रीका के, बट मेरे पास एक डील तैयार किया हुआ है कि अगर मैंने इंडियन लड़की से शादी किया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी उस लड़की को मिल जाएंगी। लड़का दिखने में खूबसूरत था, लड़की के मम्मी को पसंद आ गया, मुलीला दाखला आवडतो का मुलगा डॉक्टर है साउथ अफ्रीका में। उसने बोला हाँ, फिर फ़ोन से बातचीत शुरू हो गई, व्हाट्सअप नंबर दे दिया, अब बातचीत कर रहे। अब 3-4 महीने बातचीत किए, फिर बोले यार एंगेजमेंट कराई चाहिए, तो बोला ठीक है मैं निकल रहा हूँ आंटी, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, अभी निकल रहा हूँ। निकल गया हो, फिर फ़ोन किया कि अभी मैं दिल्ली पहुँचा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। बोले क्या, मैं दिल्ली में ना आप लोगों के लिए हीरे के हार लाया था, हीरे के डायमंड ज्वेलरी, बट कस्टम वालों ने पकड़ लिया। कस्टम वालों का बोलना है कस्टम ड्यूटी भरो, बट मैं अमाउंट नहीं लाया, तो आपका एटीएम कार्ड मुझे पार्सल कर दो, फिर मैं कस्टम ड्यूटी भर दूंगा और वो डायमंड्स के नेकलेस आपको दे दूंगा। मैडम हमारे वोटर से क्लियर कर दिया उसको। उस व्यक्ति ने 3 दिन में 75 लाख रुपए निकाले। फिर मैडम एफआईआर कर रहे थाने में, हमने पकड़ा उसको, जाके ट्रेस हो जाता, ऐसा है ट्रेस होता है, बट कोर्ट में उसका बोलता है कि एटीएम ही उसी का था, ट्रांसफर उसी ने किया, इसने कहा चोरा, बोलते चालू है कोर्ट पे केस। पैसे लॉस हो गए ना, पैसे उसने अलग अलग भेज दिया है, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। इसीलिए ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। आपको सर ने बताया डर और लालच से बचना चाहिए। ऐसे अनेक केस है, मतलब कि मैं उदाहरण बताऊंगा ना तो आपका पूरा कितना टाइम चले जाएगा। मैंने मल्टी टाइप ऑफ क्राइम मैंने डिटेक्ट किए वाले, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई ना, हम पूरा फायदा उठाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। आप सिर्फ अलर्ट रहना है। आपको कैसा है, सिंपल लॉजिक रखना है कि आपको यूपीआई पिन नहीं देना है। ये जो फोटो दिख रही है ना, ये फोटो वरोरा वालों ने बुरा मत मानना, ये वरोरा के बच्चे का फोटो है, मैंने चेहरा हटा दिया उसको। वो दिख रहा है ना मोबाइल, ये वरोरा का एक 19 साल का बेटा है जो पबजी खेल रहा था। पबजी खेलते खेलते उसको वो जो गन बदलना रहता है ना, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। मम्मी पापा को मांगा, पैसे नहीं दिए मम्मी पापा ने, उसने इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड किया। इंस्टेंट लोन जैसा ऐप डाउनलोड किया, उसके फोटो कॉन्टेक्ट सब वो लोन ऐप को चले गए। अलाउ करते हैं ना हम लोग, प्ले स्टोर पे कोई चीज डाउनलोड करते हो अलाउ करते हैं कि नहीं आप लोग, तो उस लड़के के सारे कॉन्टेक्ट चले गए। उसने 3,000 रुपये लोन लिया, 3,000 से 1,500 रुपये उसके अकाउंट में आए, 1,500 ब्याज करके काट लिया। 7 दिन में रिटर्न करना था, 7 दिन में। 7 दिन में रिटर्न नहीं किया तो उस लड़के को वो कंपनी वाले जो रहते ना, इंस्टेंट चाइनीज आप रहते हैं, उन्होंने गालियाँ देने शुरू किए, गंदे गंदे गालियाँ। उसके कॉन्टेक्ट में जो लेडीज होते ना, उनको गंदे गंदे फोटो भेजने शुरू किए। अगर आपके मम्मी पापा के या आपके मोबाइल में कभी भी किसी आपके दोस्त का नाम लेकर कोई गंदे फोटो वीडियो आते, समझ जाना चाहिए कि आपके कांटेक्ट में का कोई बंदा इंस्टेंट लोन लिया है और उसने लोन नहीं भरा, इसलिए आपको ये तकलीफ हो रही है। पैनिक नहीं होना, रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करोगे? 1930 नंबर याद रहेगा आपको, 1930 पे आपको बोलना है। उसके बाद में आपको cybercrime.gov.in पे आपको रिपोर्ट करना है। अगर उस जो महिला के 6 लाख रुपए गए, अगर उसने 30 मिनट्स में, मतलब कि आधे घंटे के अंदर सारे ट्रांजेक्शन आईडी के साथ में cybercrime.gov.in पे अगर रिपोर्ट करती तो उसके पूरे पैसे उसको वापस आ जाते। आज आप साइबर क्राइम के बारे में जानना है तो आपने अलर्ट भी रहना है, आप भी बचा सकते हो। आपको क्या करना है, आपके आसपास में किसी के भी पैसे चले गए, पूछने का कसे गेले पैसे, फोन पे ने गेले का, गूगल पे ने गेले का, जी पे ने गेले का, किंवा पेटीएम ने गेले का, तो बंदा हो फोन पे ने गेले, स्क्रीनशॉट निकाल लो। आप उसका निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट, वहाँ ट्रांजेक्शन आईडी देंगे, एक पेपर लो, उसमें लिखो 10,000 रुपये, हाँ ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, टाइम लिख दो, कौन से नंबर पे गया, नंबर रहेगा कोई ना कोई। फिर आपने क्या करना है, उसके मोबाइल लेना है, वो जिसके पैसे गए, cybercrime.gov.in करना है, उसका जीमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में शायद पेज क्रिएट होगा, फिर वो पूछेगा पोर्टल, हमारा राष्ट्रीय अपराध पोर्टल क्या हुआ, फिर लिखना कि साइबर फ्रॉड हो गया। कैसे हुआ, फोन आया था इलेक्ट्रिक बिल जा रहा करके, फिर फोन पे क्या किया, मैंने ये नंबर पे पैसे भेजा, ट्रांजेक्शन आईडी जोड़ दो, आप आपका आधार कार्ड जोड़ दो, एक्नोलेजमेंट डाउनलोड करो। अगर ये चीज आप 30 मिनट्स में करते हैं, आपके पूरे के पूरे वापस आते हैं पैसे।
क्योंकि उस पोर्टल पे हमारे देश के सारे बैंक ऑफिसर, सारे नोडल ऑफिसर, सभी सिम होल्डर, सभी पेमेंट गेटवे, सभी साइबर पुलिस उस पर अलर्ट रहती है और वो अपना अपना काम करते हैं। तो आप लोग अपने पैसे बचाओगे, दूसरों के ही बचा सकते हैं। अभी इंस्टेंट लोन लेंगे क्या आप लोग? कभी नहीं लेना। आपको लोन की जरूरत है, बैंक में जाके ले लो। वो बच्चे ने इतना उसको मतलब इरिटेट किया, उसने सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद में वो जो फोटो है ना, वो पीला शर्ट पहन के फोटो था उसका, वो फोटो उसके पापा ने रोते हुए भेजा उस लोन वाले को कि इतना परेशान कर दिया, मेरा बेटा आखिरी में मर गया। यही वरोरा का बच्चा था, मर गया वो। तो उसने क्या किया, इंस्टेंट लोन वाले ने वो फोटो भी लिया और बाकी लोगों को भेजा, कहा किती बदमाश व्यक्ति है, माझे पैसे नहीं दिला, मरून गेला। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो आप लोगों ने ये करना नहीं है कभी। दूसरा है वीडियो कॉल आता है आपको, एक सुंदर सी लड़की रहती है, अनुष्का शर्मा, टीना मुनीम, ऐसे बड़े एकदम करोड़पति बच्चों के नाम रहते हैं, खूबसूरत रहती है। वो बोलती है लड़कों को कि फेसबुक पे आपसे चैटिंग करना है। उसको हमारे साइबर की भाषा में बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन का मतलब आपको एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है, कॉल जैसी आएगी आपका मोबाइल पे एक वीडियो चालू हो जाएगा। अभी मेरे मोबाइल पे अचानक एक वीडियो चालू होगा तो मैं 1 मिनट तक के मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं ऐसे देखते रहूँगा। वो वीडियो में लड़की नेकेड होती रहती, कपड़े निकालती रहती है और अपन देखते रहते हैं, तो आपका चेहरा वो रिकॉर्डिंग करते हैं। वो रिकॉर्डिंग करके आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को भेजते हैं और बोलते हैं कि मेरे को 10,000 20,000 ऐसे चाहिए। ये गैंग भी हमने पकड़ा है। तो ऐसे टाइम में पैनिक नहीं होना है। सर ने जो बताया ना, जितनी 13वीं कार्ड आ गई, वो पुलिस वाले का जवाई था। उसने लिखा एक मुलगी मला ब्लॅकमेल करता है म्हणून मैं जीव देता हूँ, रामड़ा तालाब में मर गया। मैंने लोकेशन भी दिया, रामड़ा तालाब का आया था, मोबाइल उसने बाजू रख के, मतलब मेरे पास फैमिली उसकी लेट आई थी, अगर जल्दी आती तो शायद हम बचा लेते थे। तो आप बचा सकते हो, आपको पैनिक नहीं होना है। आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ, चाहे वो सेक्सटॉर्शन का हो, चाहे साइबर स्टॉकिंग का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, फेक प्रोफाइल हो, आपके वीडियो वायरल कर दिया हो, कुछ भी हो, आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करना है, नजदीकी थाने में जाना है, सामने वाले को हम पकड़ के उसको पकड़ने की जवाबदारी हमारी। और आप लोगों के हाथ से ऐसे क्राइम नहीं होने देना। आज के सेशन होने के बाद में मुझे लगता है कि आप लोग साइबर क्रिमिनल बनोगे क्या, साइबर विक्टिम भी नहीं बनना है। आप ना साइबर विक्टिम बनिए, आप साइबर वॉलेंटियर बनिए। आज जो कुछ आप सीख रहे हो, ये किताब में जो कुछ है, ये आपके समाज में आसपास के लोगों को बताइए और रोकना है हमको। क्योंकि पिछले लॉकडाउन पीरियड में हमारे देश में 32,000 UPI पिन बांटे गई है, 80-40 करोड़ बैंक अकाउंट नए खुल गए। इस वजह से क्राइम बढ़ने ही वाला ही है, कम नहीं होगा। हम लोग हमारी कोशिश से करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग क्राइम को रोकते नहीं क्या? हमारे यहाँ के एक 80 साल के रिटायर प्रिंसिपल है, लास्ट स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रिटायर प्रिंसिपल है, उनको फोन आया कि अंकल आप क्या करते हो? उसने बोले कि मैं रिटायर हूँ, पेंशन मिलता है। एक बेटा बॉम्बे में, एक बेटा पुणे में, लड़की अमेरिका में। तो आप अंकल अपने बच्चों को अभी साबित कर सकते हो कि आज अभी भी कमा सकते हो। उसको वो भावनात्मक ब्लैकमेल की है। तो बोले कैसे कमा सकते हो? हमारी रिलायंस कंपनी है, हमारे कंपनी को बहुत फायदा हो गया, तो आप हमारा इन्वेस्ट करो, 6 महीने में 1 साल में हमको डबल पैसे करें। मुझे बताओ, अगर ऐसी कॉल आती है आपके पेरेंट्स को, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग? कितना कर सकते हो? रिटायर्ड टीचर कितना करेगा? उस टीचर ने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट, 35 लाख इन्वेस्ट किया, साल भर हो गया, पैसे को डबल हुए नहीं, कॉल आने भी बंद हो गए। फिर उसको 6 नंबर से कॉल आती, 6 नंबर। फिर वो सबको कॉल करता था, तो एक नंबर उठा, फिर एक नंबर बोले अंकल मेरी बदली हो गई वो कंपनी से, अगर आपको पैसे चाहिए ओबेराय साहब से बात कर लो, मल्होत्रा साहब से बात कर लो। अब ओबेराय मल्होत्रा ने भी उसको 2-2 लाख करके करते 15 लाख ले लिए। अब उस अंकल की अमाउंट हो गई 50 लाख। फिर वो लगा फ्रॉड हो गया, हमारे पास आए, हमने उनके बच्चों को बॉम्बे पुणे से बुलाया कि तुम्हारे पापा के हाथ से गलती हो गई, 50 लाख इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है फ्रॉडस्टर के पास में, आप FIR करो, हम पकड़ लेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वापर नहीं किया। मेरे पास उस अंकल ने जिस जिस अकाउंट में पैसे डाले थे, कारपोरेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, चारों बैंक को लेटर लिया, ट्रांजेक्शन डिटेल लिया।
उसकी केवाईसी ले लिया कि वो अकाउंट कौन से नंबर से खुला है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, मेरे पास आ गए डिटेल्स। फिर मैंने पूछा 6 नंबर से कॉल, 6 नंबर की डिटेल लिया, 6 नंबर का कॉल डिटेल निकाला तो मेरे को मालूम पड़ा वो 6 नंबर 32 मोबाइल में यूज हो गए। 32 मोबाइल में 2 IMEI थे, मतलब कि 64 IMEI नंबर में कितने सिम है, 368 सिम। 368 सिम में कौन सा चालू है, मैं भी सोशल इंजीनियरिंग करता हूँ। फिर मैंने देखा उसमें किसका फेसबुक चालू है, तो एक नंबर जो अंकल से बात करता था उसका फेसबुक था, फेसबुक पे स्विफ्ट डिजायर नए गाड़ी के साथ उसका फोटो था, गाड़ी पे नंबर था UP22 जो भी नंबर था। RTO को पूछा, उसने बोला ये नंबर ये गाड़ी पर रजिस्टर्ड है, और वहाँ पे कंपनी का नाम लिखा था नोएडा में। मेरी पहली टीम संतोष सर और 3 लोग गए वहाँ नोएडा में, वहाँ पता किया तो 3 साल पहले कंपनी बंद हो चुकी। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में इनको पता चला कि 3 साल पहले जो कंपनी बंद हुई थी वहाँ जो एम्प्लॉय काम करता था उसके पास ये कार थी, उसके पापा का नंबर ये था, उसके पापा का नंबर मिला। फिर जो पैसे निकलते थे ICICI बैंक में, बुलंदशहर, अलीगढ़, खैर, ये 3 गांव के ATM से निकलते थे पैसे। फिर इन लोगों ने ट्रैप किया, ट्रैप करके 3 लोगों को अरेस्ट किया। फिर आए चंद्रपुर आने के बाद हमने PCR लिया। सेकंड डे मैं गया, हम लोग दिल्ली पहुंचे इनोवा गाड़ी लेके। अभी हमको उसके घर से 50 लाख लेना था। हम लोग अलीगढ़ खैर गांव में गए, छोटा सा गांव था, 300-400 घर थे। हमने गाड़ी बाहर लगाया, 3 मंजिली बिल्डिंग थी, घर में घुसे, क्या पैसे निकालो अपना, 500 की नोटें गिनने लगे हम, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। फिर मुझे शोर सुनाई दिया, देखा खिड़की से बाहर पूरा 500 लोगों, पूरे गांव वाले ने घेर के रखा है पूरा घर। हमारी गाड़ी पलट के और आग लगा रहे उसको गांव वाले। आप बोल रहे कि महाराष्ट्र पुलिस आप वापस कैसे जाओ। हम 5 लोग थे, मेरे साथ कोठारी के थानेदार थे तुषार चौहान सर, बोले एक रिवॉल्वर आए, 12 गोली है सिर्फ, क्या करेंगे। हम लोगों ने लॉक किया घर में। अजय देवगन की रेड पिक्चर याद आ रही है आपको, हमने लॉक किया, बैठे, SP साहब को कॉल किया कि सर हम यहाँ फंस गए, हमारे साथ UP का एक पुलिस है, NRC का आंदोलन चल रहा था वो नहीं क्या कुर्सी वालों का, तो पुलिस ज़्यादा नहीं थी। सर बोले कि आप 2 घंटा वेट कीजिए, 2 घंटे में हम मदद भेजेंगे। 2 घंटे हम वहीं रहे, घर वालों से प्यार से बातें की। एक आंटी अच्छी थी, बेचारा चाय वाय पिलाई। टेंशन में थे ना, हमारे बच्चे घर में राह देख रहे, वो अंकल के तो 50 लाख चले गए थे, लेकिन हमारी तो सबकी जाने थी, बड़े पैनिक अवस्था में थे। 1-2 घंटे में 250 पुलिस वाले आए और हमको बाहर निकाला। हम आनंद फानंद में 15 लाख 20 लाख जो थे वो उठाया और वो स्विफ्ट गाड़ी चलाते हुए दिल्ली से चंद्रपुर आए। कोर्ट में लेके गए, कोर्ट ने जेल भेज दिया। हाई कोर्ट के 5 वकील आए, अंकल कोरोना में मर गए। कोर्ट बोलती कि अभी फरियादी ही नहीं रहा, मतलब जो रिपोर्टर ही नहीं रहा, केस छोड़ दिया। तो अब इतनी हम जान का धोखा करके सब उठा के लाए, 15-20 दिन घर के बाहर रहे, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, बेनिफिट कुछ हुआ क्या। तब हमको लगा कि क्रिमिनल पकड़ने के बजाय आप लोगों को अवेयर करेंगे तो ही इसमें हमारी भलाई है। तो आप लोग अवेयर हो सकते हो। ऐसा नहीं कि हम नहीं पकड़ पाते, बहुत सारी टेक्निकल अड़चने हैं हमारी, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम डर गए। इसके बाद भी मैं कई बार गया, इसके बाद मैं जामतारा भी गया, मैं बुलंदशहर भी गया, कई बार होती है। हम लोग ककराला गए, तुम्हारे वरोरा की टेम्पुरा में बैंक के बगल में क्या महाराष्ट्र बैंक, 25 मार्च को बैंक लूट लिए थे। मतलब बैंक की खिड़की काटे चोरों ने। पहले तो उन्होंने क्या सेंसर काटा, सेंसर, फिर कैमरे की रिबिन काटे, कैमरे की, फिर अंदर गया जहां तिजोरी थी ना, तिजोरी की दीवार काटे, तिजोरी में से पैसा लेके गए। फोटो है मेरे पास। क्या ले गए, 6 लाख कैश, 92 ग्राम सोना। मैं आया, मेरी टीम आई, हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया, हम लोगों ने पूरा टेक्नोलॉजी से पता कर लिया कौन है। ककराला की टीम थी, तो उन लोगों ने, हम लोग ककराला में गए तो ये ऐसे छेचे फिटके रहते वो लोग। हम अपने महाराष्ट्र पुलिस थोड़ा दुबले पतले, पिक्चर में रहता सिंघम अजय देवगन, 10 लोगों को मार सकता हूँ। हम मार सकते हैं क्या 10 लोगों को, ऐसा नहीं रहता है। तो भी हमारे बोबड़े साहब थे, उनके आंख में सिंघम आ गया, अली भाई पकड़ेंगे ही बोले, ऐसा पकड़े, उसने मारा, 2-3 फाइट, सर की उंगली टूट गई। आप कैसे तो पकड़े, रिवॉल्वर लेके गए थे, हमको मालूम था गाँव पूरा है। इस बार हमारे पास 10 रिवॉल्वर थे, तो हमने पकड़ कर लाया। कितना पैसा लाया मालूम है उनसे, 10 करोड़ कैश, 4.5 किलो सोना, पूरे इंडिया से लूटा था उन लोगों ने। मेरे पास फोटो है पूरे, ऐसे हमने सोनार लाए थे, है गिन, ऐसा गिन करके। तो ऐसे क्राइम पकड़ते हैं हम लोग, करते भी।
तो आप लोगों ने क्राइम कर रहे हैं इसका मतलब आप छूटेंगे ऐसा नहीं है। हम लोगों में क्षमता है, सिर्फ अवेयर रहना है, सब सतर्क रहना है। सबसे अच्छा है कि आप लोग आपके एजुकेशन पे ध्यान दो, आपका एम सेट करो, सर कुछ बताएंगे वो चीज़ों पे ध्यान दो। आपके हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, पुलिस भी है ना दुश्मन नहीं है। आप लोग ठीक है बोलते मी कभी पुलिस स्टेशनला पाय नहीं ठेवला, बल्लारसा में जो होंगे ना मैंने वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया है, मैंने एक बड़े से टाइगर बनाया है, सेल्फी बना, अरे आओ हम भी आपके जैसे इंसान है, हमारे साथ भी फोटो लो, हम कहीं जानवर है क्या? पुलिस वाला है मतलब क्या? पुलिस भी इंसान ही है। पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि हम आपके सिक्योरिटी के लिए हमको बनाया गया है। हम आपसे अलग दिखना करके खाकी दिया है, आपने हमसे डरना करके एक डंडा दिया। हम कभी मारते नहीं, गलती से एक आधा कोई कर लेता है तो कुछ उसकी सिचुएशन के हिसाब से होती है वो, तो हमसे डरना नहीं है। कभी भी आप कराने की है, आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। हमारा एक नंबर है 112, याद रखेंगे 112 पे आप कॉल करेंगे ना, चंद्रपुर, पूना और बॉम्बे ये 112 है, बाकी 100 नंबर है। 112 में अगर कॉल करेंगे हम विदिन 10 से 12 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे। हमारी 86 मोटरसाइकिल 56 फोर व्हीलर घूमते रहते हैं, जीपीएस से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा वापर करते हैं हम लोग। आपने जहाँ से कॉल किया आपका नाम बताने की जरूरत नहीं, आपका एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, हम आपके पास आ जाएंगे, आपको जो हेल्प लगेंगी हेल्प देंगे। तो कभी मुसीबत में आए तो कौन सा नंबर याद रखेंगे आप लोग? साइबर क्राइम हो गया तो कौन सा नंबर याद रखेंगे? 19 और cybercrime.gov.in। ये 3-4 चीजें आप छोटी छोटी याद रखिएगा, ज्यादा समय नहीं लेता, बोल के मेरा भाषण करता हूँ। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग जीवन में अच्छा पढ़े, अच्छा आगे बढ़े, और फिर कभी ऐसा मौका है कि हम लोग वहाँ बैठे रहे और आप लोग यहाँ से हमको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं। ऐसे उम्मीद के साथ मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।